सुबह सुबह आदर सूचक शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो भाई? किसकी कॉपी में नहीं बना है? उसकी तो पुरानी कॉपी में बना है। हाँ, इधर सबकी कॉपी में। इधर तो ईमानदार लोग हैं, बेईमान लोग इधर बैठे हैं। हाँ, डिफॉल्टर सब इधर बैठे हैं। हाँ, आगे तो फिर भी ठीक है। परवेज एंड कंपनी, परवेज बना है किसकी कॉपी में? दूसरी कॉपी में। बगल में तुम्हारी शकल पे लिखा है बेटा, नहीं बना है। देख रहा हूँ, रुक जाओ। थोड़ा थोड़ा बेंच उधर करो तो तुम लोग आने जाने के लिए रास्ता दो। और थोड़ा, हाँ बस बस। तुम क्यों डायग्राम बना पक्का? ये दो मिले हैं यहाँ पे। इधर हाँ, आज बनाओगे? हाँ, कल नहीं आए थे, बन गया है। कॉपी खरीदे हो? कॉपी घर पे छूट गई है। क्या कर रही है? तुम आ गए हो? हाँ भाई, आपकी क्या स्थिति है? बनाया तो है, आधा अधूरा। जीवन में कुछ भी आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, मालूम है कि नहीं? हाँ, देखो, ये बड़ी सिंपल सी बात है। जो नहीं बनाएगा वो बनाएगा, लेकिन कब? अगले साल। इधर की क्या स्थिति है भाई? एक ही कॉपी में दोनों हो? OMR भी एक ही भरोगे एग्जाम में? तुम नहीं आई थी? बधाई हो। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। लिखो, आखिरी पॉइंट जरा मुझे दिखाओ तो मैंने क्या बोला था। अरे डायग्राम से पहले क्या बोला था? खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, आगे लिखो। स्पोरोजॉइट की पहली लक्ष्य कोशिका, स्पोरोजॉइट की पहली लक्ष्य कोशिका लीवर कोशिका होती है। स्पोरोजॉइट की पहली लक्ष्य कोशिका लीवर कोशिका होती है। लीवर कोशिका होती है। ठीक है, अगला पॉइंट। पहली लीवर कोशिका में स्पोरोजॉइट के प्रवेश करते ही, पहली लीवर कोशिका में स्पोरोजॉइट के प्रवेश करते ही, पहली लीवर कोशिका में स्पोरोजॉइट के प्रवेश करते ही, किसके प्रवेश करते? स्पोरोजॉइट के।
स्पोरोजॉइट के प्रवेश करते ही स्पोरोगोनी समाप्त तथा शाइज़ोगोनी स्पोरोगोनी समाप्त तथा शाइज़ोगोनी प्रारंभ हो जाती है अगला पॉइंट, कोशिका उपकरण का उपयोग करके स्पोरोजॉइट मुक्त केंद्रक विभाजन करता है। स्पोरोजॉइट मुक्त केंद्रक विभाजन करता है और शाइज़ोंट का निर्माण होता है। मुक्त केंद्रक विभाजन करता है और शाइज़ोंट का निर्माण होता है। इस क्रिया को प्री एरिथ्रोसाइटिक अवस्था कहते हैं। अगला पॉइंट, पहली लिवर कोशिका के नष्ट होने पर पुत्री कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें क्रिप्टोजॉइट्स कहा जाता है। ये पुनः नई लिवर कोशिकाओं को संक्रमित करती हैं। और अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। तथा मेटाक्रिप्टोजॉइट्स का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट, मेटाक्रिप्टोजॉइट्स दो समूह में बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट, एक समूह नई लिवर कोशिकाओं को संक्रमित करता है। और उसमें बहुकेंद्रकीय अवस्था में साइलेंट बना रहता है।
इसे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज, इसे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज, इसे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहा जाता है। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहा जाता है। अगला पॉइंट, दूसरा समूह आरबीसी को संक्रमित करता है। दूसरा समूह आरबीसी को संक्रमित करता है और इस क्रिया को एरिथ्रोसाइटिक अवस्था या एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, आरबीसी को संक्रमित करता है और इस क्रिया को एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहा जाता है। लिखो, आरबीसी को संक्रमित करके ये एक रिक्तिका का निर्माण करता है। आरबीसी को संक्रमित करके ये एक रिक्तिका का निर्माण करता है जिससे आरबीसी अंगूठी के समान, जिससे आरबीसी अंगूठी के समान दिखाई देती है। आरबीसी अंगूठी के समान दिखाई देती है। इसे सिग्नेट रिंग कहा जाता है। आरबीसी अंगूठी के समान दिखाई देती है, इसे सिग्नेट रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिग्नेट रिंग। लिखो, आरबीसी चक्र में भी बहुकेंद्र की विभाजन किसका टुनटुना बज रहा है भाई? बंद करिए उसको। आरबीसी चक्र में भी बहुकेंद्रक विभाजन होता है जिससे शाइज़ोंट बनता है, जिससे शाइज़ोंट बनता है। तथा हेमोग्लोबिन के टूटने से आरबीसी में कणिकाएं बनती हैं। हेमोग्लोबिन के टूटने से आरबीसी में कणिकाएं बनती हैं जिन्हें शिफनर्स डॉट्स कहा जाता है। जिन्हें शिफनर्स डॉट्स कहा जाता है। चलो, जिसे शिफनर्स डॉट्स कहा जाता है, लिखो, आरबीसी चक्र के पूरा होने पर आरबीसी भंग होती है। आरबीसी चक्र के पूरा होने पर आरबीसी भंग होती है। आरबीसी चक्र के पूरा होने पर आरबीसी भंग होती है और रक्त प्लाज्मा में
और रक्त प्लाज्मा में मीरोजॉइट्स, याद आ रहा है मीरोजॉइट्स? रक्त प्लाज्मा में मीरोजॉइट्स प्रेषित होते हैं। मीरोजॉइट्स प्रेषित होते हैं। लिखो, इनके साथ साथ हेमोग्लोबिन का टूटा हुआ रूप, इनके साथ साथ हेमोग्लोबिन का टूटा हुआ रूप पीले रंग के वर्णक हेमोजोइन भी, हेमोग्लोबिन का टूटा हुआ रूप पीले रंग के वर्णक हेमोजोइन भी, पीले रंग के वर्णक हेमोजोइन भी रक्त प्लाज्मा में प्रवाहित होते हैं, रक्त प्लाज्मा में प्रवाहित होते हैं। अगला पॉइंट, हेमोजोइन हाइपोथैलेमस के कार्य को प्रभावित करता है। हेमोजोइन हाइपोथैलेमस के कार्य को प्रभावित करता है। हेमोजोइन हाइपोथैलेमस के कार्य को प्रभावित करता है। हाइपोथैलेमस के कार्य को प्रभावित करता है, जिससे तापमान बढ़ता है तथा बुखार आता है, जिससे तापमान बढ़ता है तथा बुखार आता है। अगला पॉइंट, मीरोजॉइट्स दो समूह में बढ़ जाते हैं। मीरोजॉइट्स दो समूह में बढ़ जाते हैं। देखो, एक समूह एरिथ्रोसाइटिक स्टेज को दोबारा रिपीट करता है। एक समूह एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, जिसे हम आरबीसी साइकिल बोल रहे हैं, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ब्रैकेट में लिखना, आरबीसी साइकिल को दोबारा रिपीट करता है। आरबीसी साइकिल को दोबारा रिपीट करता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करता है। जो हर 48 घंटे में पाई जाती है, जो हर 48 घंटे में पाई जाती है। और इसलिए बुखार हर 48 घंटे में रिपीट होता है। किसके रिपीट होने से? आरबीसी साइकिल के रिपीट होने से बुखार रिपीट होता है, क्योंकि हर आरबीसी साइकिल के बाद हेमोजोइन रिलीज होगा, और हेमोजोइन रिलीज होगा तो बुखार आएगा। अब यहाँ पूछा जाता है कि भाई संक्रमक के प्रवेश करने से लेकर बुखार आने तक में कितना समय लगता है? तो 12 से 14 दिन। तो लिख लो, स्पोरोजॉइट के शरीर में प्रवेश करने से लेकर, स्पोरोजॉइट के शरीर में प्रवेश करने से लेकर बुखार आने तक में, स्पोरोजॉइट के शरीर में प्रवेश करने से लेकर बुखार आने तक में 12 से 14 दिन का समय लगता है। 12 से 14 दिन का समय लगता है, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड, या एक और नाम बोला गया है मलेरिया के लिए, इंक्यूबेशन पीरियड या प्री पेटेंट स्टेज, इंक्यूबेशन पीरियड या प्री पेटेंट स्टेज, प्री पेटेंट स्टेज कहा जाता है।
ठीक है। तो जो आईपी है मलेरिया में, उसी को प्री पेटेंट स्टेज कह रहे हैं। अब लिखो दूसरा समूह जो आरबीसी चक्र से बाहर निकलता है, दूसरा समूह जो आरबीसी चक्र से बाहर निकलता है उसे ट्रोफोजॉइट कहते हैं। दूसरा समूह जो आरबीसी चक्र से बाहर निकलता है उसे ट्रोफोजॉइट कहते हैं, जो गैमीट निर्माण करता है। जो गैमीट निर्माण करता है। किसका निर्माण? गैमीट निर्माण। इसके साथ साथ शाइजोगोनी समाप्त होती है। इसके साथ साथ शाइजोगोनी समाप्त होती है तथा गैमोगोनी प्रारंभ होती है। इसके साथ साथ शाइजोगोनी समाप्त होती है तथा गैमोगोनी प्रारंभ होती है। शाइजोगोनी समाप्त होती है तथा गैमोगोनी प्रारंभ होती है। अगला पॉइंट, गैमोगोनी में दो प्रकार के गैमीट बनते हैं। अपन पहले लिख चुके हैं ना, माइक्रोगैमीटोसाइट और मैक्रोगैमीटोसाइट। गैमोगोनी में दो प्रकार के गैमीट बनते हैं, माइक्रोगैमीटोसाइट और मैक्रोगैमीटोसाइट। माइक्रोगैमीटोसाइट जिसे हम मेल गैमीट या नर युग्मक कह रहे हैं, मैक्रोगैमीटोसाइट जिसे हम फीमेल गैमीट या मादा युग्मक कह रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, दोनों गैमीट कहाँ उपस्थित होते हैं? रक्त प्लाज्मा में। किंतु मानव शरीर इनके निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं करता, इसलिए मानव में इनका निषेचन नहीं होता। तो लिख लो, दोनों गैमीट रक्त प्लाज्मा में, दोनों गैमीट रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, किंतु दोनों गैमीट रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, किंतु मानव शरीर इनके निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं करता है। मानव शरीर इनके निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं करता है। मानव शरीर इनके निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं करता है। प्रदान नहीं करता है। ठीक है। अब लिखो, जब कोई असंक्रमित मच्छर काटता है, अब यहाँ पे संक्रमित काटे चाहे असंक्रमित काटे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। असंक्रमित काटेगा तो संक्रमण फैलेगा और संक्रमित काटेगा तो वो तो पहले से ही संक्रमण को फैला ही रहा है। तो लिखो, जब कोई असंक्रमित मच्छर काटता है तो रक्त के माध्यम से ये गैमीट मच्छर के क्रॉप में पहुंच जाते हैं। मच्छर के क्रॉप में पहुंच जाते हैं। जो मानव में अमाशय का जो कार्य होता है वैसा ही कार्य कीटों में क्रॉप का होता है। पक्षियों में भी क्रॉप पाया जाता है। अपन ने मेंढक में पढ़ा था,
कॉकरोच में पढ़ा था, हाँ कॉकरोच में पढ़ा था क्रॉप। मेंढक में तो स्टमक था, कॉकरोच में अपन ने पढ़ा था। कॉकरोच पढ़ लिया अपन ने? अरे बधाई हो यार। मतलब एक दिन थोड़ा सा लिस्ट बनाएंगे हम लोग क्या क्या बचा है और किसका किसका क्या क्या बचा है, क्योंकि कुछ लोगों, हाँ क्या बचा है बेटा? बस इवोल्यूशन बायोटेक बचा है और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाँ चल रहा है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है जो टॉपिक चल रहा है, और कारण भी यही है कि इससे क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं और MBBS का आधार यही बनाता है। ठीक है, तो रोगों के बारे में जानना, उससे जुड़ी हुई जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि गैमीट जो है मच्छर के क्रॉप में पहुंच जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं भूल गया, दिमाग से उतर गया। हाँ, अब क्रॉप में पहुंचने के बाद वहाँ इन्हें उपयुक्त वातावरण मिलता है, उपयुक्त ताप मिलता है, और क्रॉप के ल्यूमेन में यानी क्रॉप के अंदर जो गुहा है वहाँ पर निषेचन होता है, और निषेचन से गैमोगोनी समाप्त होती है और स्पोरोगोनी शुरू होती है। तो लिखो, मच्छर के क्रॉप में उपयुक्त वातावरण प्राप्त होता है, मच्छर के क्रॉप में उपयुक्त वातावरण प्राप्त होता है, उपयुक्त वातावरण प्राप्त होता है। कैसा वातावरण? उपयुक्त वातावरण प्राप्त होता है जिससे निषेचन क्रिया संपन्न होती है, जिससे निषेचन क्रिया संपन्न होती है। लिखो, निषेचन के साथ ही गैमोगोनी समाप्त होती है, निषेचन के साथ ही गैमोगोनी समाप्त होती है, गैमोगोनी समाप्त होती है तथा शाइजोगोनी, निषेचन के साथ गैमोगोनी समाप्त होती है तथा स्पोरोगोनी प्रारंभ होती, गैमोगोनी समाप्त होती है तथा स्पोरोगोनी प्रारंभ होती है। अगला पॉइंट, निषेचन से जाइगोट का निर्माण होता है, निषेचन से जाइगोट का निर्माण होता है, तथा जाइगोट क्रॉप की भित्ति में वेग कर जाता है। जाइगोट क्रॉप की भित्ति में वेग कर जाता है। जाइगोट में स्पोर फॉर्मेशन भी प्रारंभ हो जाता है, जाइगोट में स्पोर फॉर्मेशन भी प्रारंभ हो जाता है, जाइगोट में स्पोर फॉर्मेशन भी प्रारंभ हो जाता है तथा ये अंतरकोशिकीय अवकाश से होते हुए
तथा ये अंतरकोशिकीय अवकाश से होते हुए लार ग्रंथि तक या लार ग्रंथि की तरफ होते हुए लार ग्रंथि की तरफ वेग करता है। लार ग्रंथि की तरफ वेग करता है। अगला पॉइंट, लार ग्रंथि में पहुंचने पर स्पोर फॉर्मेशन पूरा होता है। लार ग्रंथि में पहुंचने पर स्पोर फॉर्मेशन पूरा होता है तथा स्पोरोजॉइट्स लार ग्रंथि में प्रेषित होते हैं। तथा स्पोरोजॉइट्स लार ग्रंथि में प्रेषित होते हैं। तथा स्पोरोजॉइट्स लार ग्रंथि में प्रेषित होते हैं। बात हो गई किसकी? स्पोरोजॉइट्स की। स्पोरोजॉइट्स लार ग्रंथि में प्रेषित होते हैं। अब हमने कहानी स्पोरोजॉइट से शुरू की थी और स्पोरोजॉइट तक पहुंच गए। 3-4 स्पेशल पॉइंट लिख लो एसपी। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, एसपी यानी स्पेशल पॉइंट नंबर 1। स्पेशल पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? स्पोरोजॉइट मानव के लिए संक्रामक अवस्था होती है। लिखो, स्पोरोजॉइट मानव के लिए संक्रामक अवस्था होती है। स्पोरोजॉइट मानव के लिए संक्रामक अवस्था होती है। अगला पॉइंट, ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट ये लिखा है ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट ब्रैकेट में लिखना गैमीटोसाइट। यही तो है जो गैमीट बना रहा है। ट्रोफोजॉइट ब्रैकेट में लिखना गैमीटोसाइट। मच्छर के लिए संक्रामक अवस्था होती है। मच्छर के लिए संक्रामक अवस्था होती है। तीसरा स्पेशल पॉइंट क्या कह रहा है भाई? पुष्टि कैसे होगी मलेरिया की? जब रक्त सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सिग्नेट रिंग और शिफनर्स डॉट्स आरबीसी में दिखाई देंगे, जिससे मलेरिया की पुष्टि होती है। तो लिखो मलेरिया की पुष्टि। मलेरिया की पुष्टि ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखने पर। मलेरिया की पुष्टि ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखने पर। ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखने पर सिग्नेट रिंग और शिफनर्स डॉट्स की उपस्थिति। सिग्नेट रिंग और शिफनर्स डॉट्स की उपस्थिति। सिग्नेट रिंग और शिफनर्स डॉट्स की उपस्थिति से पाई जाती है। सिग्नेट रिंग और शिफनर्स डॉट्स की उपस्थिति से पाई जाती है। सिग्नेट रिंग और शिफनर्स डॉट्स की उपस्थिति से पाई जाती है। ये बात हो गई किसको लेकर? हाँ, कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए। अच्छा, मच्छर में जो है लैंगिक अवस्था संपन्न होती है। कौन सी अवस्था? और इसीलिए मच्छर को प्राथमिक वाहक कहा जाता है और मानव को द्वितीयक वाहक। तो लिखो, मच्छर में लैंगिक अवस्था संपन्न होती है। मच्छर में लैंगिक अवस्था संपन्न होती है, इसलिए उसे प्राथमिक वाहक
इसलिए उसे प्राथमिक वाहक तथा मानव को द्वितीयक वाहक कहते हैं, तथा मानव को द्वितीयक वाहक कहते हैं। ठीक है, मानव को द्वितीयक वाहक कहते हैं। ये हो गया मलेरिया का लाइफ साइकिल। अगला हेडिंग उपचार, ट्रीटमेंट। अगला हेडिंग उपचार या जिसे कहते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ट्रीटमेंट को लेकर बात आती है। क्या हो गया? ट्रीटमेंट मलेरिया में जो होता है वो है एंटी मलेरियल ड्रग। किससे होता है? एंटी मलेरियल ड्रग। लेकिन एंटी मलेरियल ड्रग को लेकर एक खास बात है। एंटी मलेरियल ड्रग कि जितने भी एंटी मलेरियल ड्रग हैं सबका जो रॉ मटेरियल है, इनको बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ वो सेम है। और एंटी मलेरियल ड्रग बनाने के लिए एक रसायन चाहिए जिसका नाम है क्विनीन। क्या नाम है? और ये क्विनीन मिलता है सिंकोना पौधे की छाल से। कहाँ से मिलता है? सिंकोना पौधे की जो छाल होती है, इसी को पुरानी भाषा में, यानी पुरानी भाषा मतलब आम जन की भाषा में कुनैन बोलते थे। बोले कुनैन की दवाई है ना, तो वही क्विनीन होता है। कुनैन कहाँ से मिलता था? सिंकोना पौधे की छाल से। और उसी रॉ मटेरियल से सारी एंटी मलेरियल ड्रग बनती हैं, जिसमें नाम आता है क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ब्रोमोक्विनोन, क्विनोलोन, आइडोक्विनोन, इत्यादि। सब में देखो रॉ मटेरियल क्या है? क्विनीन। क्विनीन कहाँ से मिलता है? अच्छा, ये जो दवा है ये थोड़ी सी फेमस दवा है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। कुछ सुना सुना लग रहा है किसी को? किसको? हाँ, कहाँ सुना था? बट जब कोरोना हुआ था, शुरू की बात है, जब कोरोना मतलब मार्च में फैला था और अप्रैल की बात है जब लॉकडाउन लगा ही था, तो उस समय एक अनुसंधान में आया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा है ये मलेरिया में कारगर है। सॉरी, इसमें कोरोना में कारगर है। और ये दवा जनरली मलेरिया में दी जाती है। अमेरिका में ये बात पता चली। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति से, उनने भारत को बोला। अब बात ये है ना कि जहाँ दवाओं के उत्पादन की बात आती है तो भारत सबसे अग्रणी देश है। जहाँ वैक्सीन उत्पादन की बात आती है, पूरी दुनिया में जितना वैक्सीन बनता है उसका 70% भारत में बनता है। और WHO जितनी वैक्सीन लेता है विकास कार्यों के लिए, स्वास्थ्य कार्यों के लिए, वो 90 से 95% वैक्सीन भारत में बनती है। WHO की रीढ़ की हड्डी भारत है, दवा और वैक्सीन के मामले में।
तो भारत में किसी भी समय, भाई भारत भूमध्य रेखा के पास का देश है और मलेरिया भूमध्य रेखा पे ही ज़्यादा फैलता है, तो भारत किसी भी समय 6 करोड़ 7 करोड़ दवाइयाँ अपने पास स्टोर रखता है। ये रिजर्वायर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का एंटी मलेरियल ड्रग का रिजर्वायर रखा जाता है कि 6-7 करोड़ दवाइयाँ अपने देश में हर समय होनी चाहिए, भले वो एक्सपायर हो जाए लेकिन ये रिजर्वायर होना चाहिए। क्योंकि डेंगू कभी भी फैल जाता है, मलेरिया कहीं भी फैल जाता है, महामारी लेते समय नहीं लगता, तो अपन उसको यूज़ कर सकें। तो अमेरिका ने अब अपन तो रिजर्व रखते हैं और एक्सपायर हो जाता है। अब उस समय हुआ क्या कि अमेरिका को ज़रूरत पड़ी और उनके यहाँ मलेरिया इससे होता नहीं है और इतनी दवा उनको मिलेगी नहीं, तो उन्होंने भारत को बोला कि आप हमको दवाई दे दीजिए। ट्वीट किया था, पूरी दुनिया ने देखा, तो भारत ने 1 करोड़ दवा जो है वहाँ भेज दी। तो उससे हम लोगों का ना ऐसा दबदबा बन गया था। तो मतलब जो अपने आप को महाशक्ति कहते हैं, उनको हमने बिना कुछ दिए बहुत कुछ दे दिया। मतलब उनके लिए वो बहुत कुछ था और हमारे लिए वो कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ तो रखे रखे एक्सपायर हो रही थी। तो उस समय के बाद से ना पूरी दुनिया में, और खासकर अमेरिका में क्या होता है ना कि अमेरिका में कोई भी दवा इतने ट्रायल से गुजरती है कि कोई भी दवा अगर अमेरिका में अप्रूव हो जाती है तो पूरी दुनिया में उसे कहीं और किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहती। हमारी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बिना किसी जांच के अप्रूव हो गई, हाँ भैया ले जाओ। उसके बाद हमारा जो है ना मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ यूएस में, क्योंकि फिर भारत की दवाइयों के लिए एक दरवाज़ा खुल गया और भारत में जो दवाइयों का उत्पादन होता था उसके लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। हालांकि वहाँ लोग दवाई कम खाते हैं तो सीधे वहीं जाते हैं, लेकिन उस समय बना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का बड़ा आभार व्यक्त किया। भारत ने कहा ठीक है बाद में देखेंगे। अब भारत के सामने एक और दुविधा है, भारत को और दवाइयाँ चाहिए, तो दवाइयाँ बनाने के लिए क्या चाहिए, और ये कहाँ से मिलेगा? सिंकोना पौधा यहाँ नहीं मिलता, ये भारत में नहीं होता सिंकोना पौधा, ये आता है सिंकोना जो पौधा है वो चाइना में होता है। चिंकोना, समझ गए क्यों नाम पड़ा चिंकोना? तो ये चाइना से हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और यहाँ दवाइयाँ बनाते थे। तो जहाँ से रोग आया वहीं से दवाई भी आई थी। हालांकि वो दवाई उतनी प्रभावशाली थी नहीं, लेकिन उस समय प्रभाव मायने नहीं रखता, भावनाएं मायने रखती। और ऐसी कई चीज़ें, फिर जो वैक्सीन बना तो हम लोगों ने वैक्सीन भेजा, कई देशों में वैक्सीन भेजा जो बनी थी, क्योंकि उतना मास प्रोडक्शन और किसी देश में दुनिया में संभव ही नहीं। चाइना कर सकता था, लेकिन चाइना को लोग पसंद नहीं कर रहे थे उस समय, क्योंकि चाइना की एक, आज के समय में जानते हो, आज के समय में भाई तुम लोग थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स नहीं समझते हो, अभी विज्ञान के विद्यार्थी हो। आज के समय में दुनिया का सबसे ताकतवर देश है चाइना। अगर आज हम युद्ध लड़ लें उससे, हम उसे नुकसान ठीक ठाक पहुंचा लेंगे, लेकिन उससे जीत नहीं पाएंगे, ये सत्य है। वो बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और ये पिछले 20-25 सालों में हुआ। आज के समय में चाइना नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात, अमेरिका जहाँ तहाँ युद्ध लड़ते रहता है, तो युद्ध लड़ता है तो नुकसान होता है। रूस जहाँ तहाँ युद्ध लड़ रहा है उसको नुकसान, चाइना शांत बैठा है, बोला हम नहीं, और भारत भी उसको देख के शांत बैठा है। लेकिन भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित है, चाइना भी हथियारों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित है, लेकिन आज के समय में वो ताकत है। तो अगर युद्ध हुआ, जिसकी संभावना भारत से कम है क्योंकि हिमालय है बीच में क्या है? हिमालय।
तो दूसरे देशों से होगा, अपन भी लड़ेंगे फिर। अभी भारत जो है ना, जब से आज़ाद हुआ तब से बहुत शांति काल देखा है। दुनिया में तो बहुत उथल पुथल चल रही, लेकिन भारत में ऐसी कोई विशेष उथल पुथल नहीं है। कुछ कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में बोल रहा हूँ, अभी जो स्थिति चल रही है ना दुनिया की, तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, कभी भी। बस 2-4 सनकी लोग और अच्छी जगह तो बैठ जाएं। अभी देख ही रहे हो 2 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। 3 साल हो गए ना, 1000 दिन हो गए, मतलब 3 साल लगभग होने को आ गया। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल और ईरान का चल रहा है, कल परसों में सीरिया का भी फिर से शुरू हो गया है। और कल की खबर है, साउथ कोरिया में भी इमरजेंसी लग गई है। नॉर्थ कोरिया इसे बटन लेके बैठा ही रहता है, बताया था ना तुमको उस दिन। हाँ भाई, दबाऊं क्या, देखो थोड़ा, मतलब वो तो अमेरिका को ऐसे बोलता है अमेरिका मार दूंगा गोली, बट ये दबा रहा हूँ मैं। हालांकि उसकी अपनी सोच है अपने देश के प्रति, लेकिन आता माझी से टकली तो है ही वो। बंदर को दी हल्दी, वो है बंदर के हाथ तलवार, वही वाली हाथ है। तो एक कहावत है हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में, कहावत है, बंदर को दी हल्दी और उसने मल दी। तो वो वही है कि उसके पास जो है, मार दूंगा, अब भी दबाऊंगा, अभी देखो न्यूयॉर्क उड़ा दूंगा, वाशिंगटन उड़ा दूंगा अब भी। और लोग वास्तव में उससे डरते हैं, हाँ? लोग उससे डरते हैं भाई, और उसकी वही ताकत भी है। उसको मालूम है कि लोग मुझसे डरते हैं। हाँ, लेकिन भारत का जो स्टैंड है ना, वो न्यूट्रल है। लेकिन जानते हो, इस युद्ध में ना भारत ने बड़ा फायदा कमाया। जो हमें युद्ध हुआ है किसके किसके बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ ना, उसमें भारत ने बहुत फायदा कमाया, बहुत फायदा। पूछो कैसे, जानना है? अभी बता रहा हूँ। रशिया जो है यूरोप को तेल बेचता था। जब युद्ध हुआ उनके बीच में, आयात निर्यात बंद हो गया। भारत ने रशिया से तेल खरीदा। जब उधर आयात निर्यात बंद हो गया तो भारत को सस्ते में तेल मिला। भारत ने कहा हम तो ड्रम ड्रम भर खरीदेंगे। भारत ने अगले 20 साल का तेल स्टोर कर लिया है, 20 साल का, और बहुत सस्ते में लिया है। मतलब जो चीज़ 1 रुपये की मिल रही थी वो 25 पैसे में लिया है, और 25 पैसे में भारत ने खरीद लिया। अब यूरोप को चाहिए तेल, वो रशिया से सीधे नहीं ले सकता, भारत दे रहा है उसको। भारत जिसके पास तेल का उत्पादन है ही नहीं, वो यूरोप को तेल बेच रहा है। इसको बोलते हैं बनिया बुद्धि। जब आपका प्रधानमंत्री बनिया हो तो वो तो लगाएगा ना बनिया बुद्धि, सीधी सी बात है। भाई इधर से सस्ते मिला, बोला नहीं नहीं, हम सब लोग बोले कि आप रूस का विरोध कर, बोले हम क्यों करें, हमको सस्ते में तेल मिल रहा है, तुम अपनी देखो। भारत ने खूब तेल खरीदा, अब रूस को तेल चाहिए, उसको यूरोप को तेल चाहिए। भारत ने बोला हम दे रहे हैं ना, 1 रुपये का मिलता था, भारत ने कितने में लिया, 25 पैसे में। भारत बोला 1.5 रुपये में देंगे, और भारत ने 1.5 रुपये में दे दे के खूब पैसा बनाया, अभी बना रहा है डेली यहाँ से। मतलब यूरोप इस समय अगर तेल की देखा जाए तो भारत के भरोसे चल रहा है। और गेहूँ, यूक्रेन में 28% गेहूँ उत्पादन होता था पूरे विश्व का, 28%। भारत में 27%। अब यूक्रेन ठप पड़ गया तो भारत का गेहूँ भारत बेच रहा है, और बोल रहा है गेहूँ देंगे सोना लेंगे, पैसा वैसा नहीं लेंगे, पैसे कोई कीमत नहीं होती, पैसा रोज ऊपर नीचे जाता है। बोले गेहूँ जाएगा
तो भाई जब ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हो बिजनेस वाले, तो फिर बिजनेस तो होगा ना। ऊपर से गुजराती, यहाँ कोई गुजराती तो नहीं? जिग्नेश भाई केम छो? हाँ, तो दो बैठे हैं अतापी बतापी। हाँ, और बढ़िया, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है 2014 से ना, बहुत बढ़िया सिस्टम, मजे ही मजे हैं। अपने देश में भी मजे हैं, बाहर भी मजे हैं। भारत कह रहा है भाई मैं क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनूं, तुम लोग लड़ना है लड़ो। हम जब लड़ रहे थे तब कोई आया था हमारे समर्थन में? रशिया आया था। रशिया हमारा, रूस जो है भारत का सबसे एकदम जिगरी वाला दोस्त है, समझ लो। बाकी सब दोगले हैं कभी। हाँ, पाकिस्तान तो सबसे बड़ा है, अमेरिका उससे भी बड़ा है। अमेरिका वाले इतने बदमाश है ना, इतने बदमाश है, बंदूक देंगे गोली नहीं देंगे। हथियार देते ना, बोलते हैं बंदूक देते हैं गोली नहीं देंगे। बोले बंदूक चला दो, हथियार तो दिया है। अभी यूक्रेन की हालत इसीलिए खराब हुई है, यूक्रेन को हथियार दे दिया, बोले उधर नहीं चलाओगे। अरे भाई तो दिया क्यों उसको? यूक्रेन फंसा हुआ है राजनीति में इन लोग की। अमेरिका वाले इतने बदमाश है ना। भारत क्यों अमेरिका से फाइटर प्लेन नहीं खरीदता है? फ्रांस से खरीदा, क्योंकि भारत का ऐसा हुआ कि फ्रांस से लेंगे तो पूरी टेक्नोलॉजी लेंगे, पूरा अधिकार लेंगे, तो फ्रांस ने दिया। अमेरिका करत नहीं, हम हथियार देंगे, टेक्नोलॉजी हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ था, उसको कहीं अटैक करना था। अब वो प्लेन थे अमेरिका के जो ऑस्ट्रेलिया ने खरीदे थे। अमेरिका वालों ने अमेरिका में बैठे बैठे सॉफ्टवेयर ही बंद कर दिया, प्लेन ही नहीं उड़ा। इतने बदमाश है वो। बहुत दोगले हैं अमेरिका वाले, उन पे कभी विश्वास नहीं करना। वो बड़े वाले बनिया है। वो जहाँ युद्ध होता है ना, मैं तुम दो लड़ रहे हो, तुमको भी हथियार बेचेंगे, तुमको भी हथियार बेचेंगे, दोनों तरफ से पैसा लेंगे। वही सबसे भारत का अगर कोई निस्वार्थ मित्र रहा है, निस्वार्थ, वो रूस रहा है। निस्वार्थ मित्र कि अगर इजराइल नहीं, रूस। जब बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ था तो एक ही देश था जो अपने साथ खड़ा था और युद्ध में आया था। इसलिए बाकी सब बिना पेंदी के लोटे, और वो दोगले हैं, वो सब, उन पे विश्वास नहीं करना है कभी। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। तो लिखो इलाज ट्रीटमेंट में कि मलेरिया के उपचार के लिए क्विनीन, मलेरिया के उपचार के लिए क्विनीन, मलेरिया के उपचार के लिए क्विनीन आवश्यक है। क्विनीन आवश्यक है जिससे एंटी मलेरियल ड्रग्स, जिससे एंटी मलेरियल ड्रग्स का निर्माण होता है, या हाँ, एंटी मलेरियल ड्रग्स का निर्माण होता है। लिखो क्विनीन क्विनीन सिंकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। क्विनीन सिंकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। सिंकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है।
देखो, सामान्य दवाइयों के रूप में सामान्य क्या बोला, दवाइयों के रूप में क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्विनोलोन, आइडोक्विनोन, ब्रोमोक्विनोन इत्यादि। आइडोक्विनोन, ब्रोमोक्विनोन इत्यादि। आइडोक्विनोन, ब्रोमोक्विनोन इत्यादि पाई जाती हैं। जो वैसे तो भाई रक्त में जो कुछ होगा सब जाएगा, लेकिन जो परजीवी है उसका गैमीट जाएगा। नहीं, विभिन्न अवस्थाएं में देखो, रक्त प्लाज्मा में मीरोजॉइड भी घूम रहा है तो वो भी जाएगा, लेकिन वो वहाँ कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कोई जो अवस्था वहाँ कार्य करेगी वो गैमेटोसाइट है, और साथ में तो मीरोजॉइड भी जा सकता है और ट्रोफोजॉइड भी जा सकता है। हाँ, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मलेरिया के केस में कभी भी खुद से मलेरिया की दवा नहीं लेनी चाहिए। खुद से मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा लग रहा है कि अपने को लगता बहुत है कि लग रहा है कि मलेरिया है, जांच वाच नहीं कराई, लग रहा है कि मलेरिया और गए दवा ले ली, ऐसा नहीं करना। बिना मलेरिया के अगर एंटी मलेरियल ड्रग्स कोई लेता है और एक आध हफ्ते तक अगर ले लिया तो उससे एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। इसका दुष्प्रभाव किडनी के ऊपर पड़ता है। इसलिए भी कभी भी मलेरिया की जो दवा है बिना जांच के और बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई केसेस पाए गए हैं कि लोगों ने अपने मन से क्लोरोक्विन वगैरह खाया एक आध हफ्ते तक और एक आध हफ्ते में किडनी खराब हो गई। तो ऐसी कोई दवा अपने मन से नहीं लेना है जिसके पीछे लाल पट्टी बनी हो। याद है, दवा के पीछे एक लाल पट्टी बनी रहती है, ये भी वही है, ध्यान रहेगा। अगला हेडिंग डालो, बचाव, बचाव एवं रोकथाम। बचाव एवं रोकथाम, पहला लिखो बायोलॉजिकल कंट्रोल। बचाव एवं रोकथाम, पहला लिखो बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक मछली आती है जिसका नाम है गैम्बूशिया। अब ये स्वच्छ जल की मछली है, तो ऐसे जल स्रोत जहाँ मच्छर के लार्वा वगैरह पाए जाएं, जहाँ मच्छर अंडे देता है, तो ऐसे जल स्रोतों में ये मछली छोड़ दी जाती है जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, और इससे मच्छर की जनसंख्या नियंत्रित होती है, जिससे मलेरिया नियंत्रित होता है। तो लिखो कि जैविक नियंत्रण के रूप में स्वच्छ जलीय मछली गैम्बूशिया, जैविक नियंत्रण के रूप में स्वच्छ जलीय मछली गैम्बूशिया का उपयोग किया जाता है।
गैम्बूशिया का उपयोग किया जाता है। ये जल स्रोतों में मच्छर के लार्वा, ये जल स्रोतों में मच्छर के लार्वा को खा जाती है। ये जल स्रोतों में मच्छर के लार्वा को खा जाती है, मच्छर के लार्वा को खा जाती है तथा मच्छर की जनसंख्या को कम करती है, तथा मच्छर की जनसंख्या को कम करती है। ठीक है, मच्छर की जनसंख्या को कम करती है। दूसरा लिखो, नीम की पत्तियों का धुआं, नीम की पत्तियों का धुआं मच्छरों एवं अन्य कीट को, नीम की पत्तियों का धुआं मच्छरों एवं अन्य कीट को दूर रखता है, मच्छरों एवं अन्य कीट को दूर रखता है। तीसरा, लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास सुना है? एक घास होती है जिसमें से नींबू जैसी गंध आती है। हाँ, अगरबत्ती बोलते हैं। हाँ, डालते हैं लेमन ग्रास ऑयल को, लेकिन सामान्यतः भी जैसे कोई मोमबत्ती है उसके ऊपर कटोरी रख के इस ऑयल को जलाते हैं, तो इसकी जो भाप निकलती है, इसमें से जो गंध निकलती है, उससे मच्छर भी दूर भागते हैं। ठीक है, तो लेमन ग्रास ऑयल की गंध से भी, लेमन ग्रास ऑयल की गंध से भी मच्छर दूर भागते हैं। लेमन ग्रास की चाय बड़ी शानदार होती है। कभी पी है चाय? नहीं पी है? एक गमला लाओ, उसमें पहले उगाओ, फिर उसकी एक पत्ती लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, पानी उबालो, उसमें डालो, कुछ नहीं। जब पानी का रंग थोड़ा बदल जाए, 10 मिनट उबालने पर उसको छान लो। बेहतरीन। चाय में जरूरी थोड़ी चाय की पत्ती डले, ग्रीन टी है। चाय का मतलब केवल वो नहीं होता जिसमें चाय की पत्ती डलती है। कोई भी ऐसा पेय पदार्थ जिसमें गर्म पानी तथा कोई भी पत्ती या फूल हो, उसे चाय बोला जाता है। तुम लोग केवल चाय की चाय पिए हो, मतलब अरे मैं तुम लोगों को कुछ चाय बताता हूँ, बड़ी शानदार चाय होती है। जीवन में कभी तुम लोग को मौका मिले तो जरूर ट्राई करना। आजकल एक आती है हिबिस्कस टी। हिबिस्कस टी कैसी होती है? जो हिबिस्का इंडिका है ना, क्या बोलते हैं, गुड़हल। गुड़हल के फूल को सुखाकर उसकी पंखुड़ियों से एक चाय बनती है। तो आती है, हम लोग उसको लेते हैं और पानी में डाल देते हैं, गर्म पानी में खौलता है तो वो लाल रंग, गाढ़े लाल रंग की वो चाय बन जाती है। बेहतरीन टेस्ट आता है, बेहतरीन। एक वो बनती है। एक लेमन ग्रास का बता दिया मैंने, लेमन ग्रास की चाय। एक है ये, अब दे ग्रीन टी उनटी कुछ नहीं होता है, फालतू। एक आती है ग्रीन कॉफ़ी, हरी कॉफ़ी आती ना, जैसे तुम लोग कॉफ़ी लाते हो कि भूरे रंग की होती है, पाउडर होता है। ग्रीन कॉफ़ी आती है। ग्रीन कॉफ़ी को 10-15 मिनट गर्म पानी में उबालो तो उसमें से ऑयल निकलता है, उसको छान लो, उसको पियो, बेहतरीन होती है स्वास्थ्य के लिए भी और दिमाग के लिए भी। फिर एक आती है, एक वो नीले वाले फूल होते हैं ना, अपराजिता। नीले वाले फूल होते हैं ना, अपराजिता। अब ये मैं तुम लोग को बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अपराजिता के जो नीले वाले फूल होते हैं उनमें बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बेहतरीन। पानी गर्म करो और एक फूल उसमें डाल दो पानी में, वो नीले रंग की चाय बनती है, नीले रंग की।
गजब का एंटीऑक्सीडेंट होता है वो। बोल देना नीलकंठ बन रहे हैं। तो वो सबसे बेहतरीन चाय अगर है तो वो अपराजिता के फूल की चाय होती है। एक और चाय आती है सूर्यमुखी के फूल की। सूरजमुखी के जो फूल होते हैं उनको सुखाकर उससे चाय बनती है, वो भी हम पीते हैं। हिबिस्कस का बता दिया, लेमन ग्रास का बता दिया। दो चाय और होती है, सहजन सुना है? सहजन, सहजन की हरी पत्तियां लिया जाता है, मोरिंगा जिसको बोलते हैं, उसको उबाला जाता है, उसकी चाय पियो। हरसिंगार सुना है? हरसिंगार की पत्तियां तोड़कर उसकी चाय पियो। ये सब बहुत ही उच्च कोटि की औषधियां हैं। तुम लोग खाली चाय की पत्ती की चाय पी रहे हो। कितने तरह की चाय मैंने बता दी? 8 तरह की तो बता ही दी। और इसमें ग्रीन टी कुछ नहीं है, सब ग्रीन टी है। सबसे बेहतरीन होती है अपराजिता के फूल। मेरे घर में लगा, मैं कभी कभी मतलब संडे वनडे को एक फूल डाला, एकदम नीला हो जाता है चाय, एकदम नीला। वही अपराजिता की जो चाय है ना, अगर ऑनलाइन देखोगे ना 6,000 रुपये किलो आती है, 6,000 रुपये किलो। हिबिस्कस का जो हिबिस्कस की चाय बताई वो भी लगभग 8,000 रुपये किलो आती है। नहीं, हम खरीदते नहीं, हमारे घर में है, हम ऐसे थोड़े सुखाए बना लिए। किसको? नहीं, अपराजिता को तो ऐसे डालना है, हिबिस्कस को सुखाना है। अपराजिता को ऐसे ही डाल दें, पौधे से थोड़ा डाला, 5 मिनट उबालोगे सब नीला हो जाएगा पानी, और उसको ले एकदम। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं मैं बता दूं आपको। आपके शरीर में जो कोशिकाओं की जो उम्र बढ़ रही है उसको कम करते हैं, मतलब कोशिकाओं की उम्र को बढ़ाते हैं। व्यक्ति की उम्र समय से कम दिखने लगती है, मतलब स्किन वगैरह के लिए, समझ रहे होगे ना। बाकी तुम समझदार खुद ही हो। तो लेमन ग्रास ऑयल हो गया। अगला लिखो अन्य माध्यम। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में हो गया। अन्य माध्यम में क्या है भाई कि जो ऐसे जल स्रोत हैं जिनका उपयोग नहीं है उसके ऊपर केरोसिन का छिड़काव किया जाता है। तो लिखो अनुपयोगी रुके हुए जल स्रोतों पर, अनुपयोगी रुके हुए जल स्रोतों पर केरोसिन का छिड़काव। अनुपयोगी रुके हुए जल स्रोतों पर केरोसिन का छिड़काव। इससे क्या होता है, जैसे मान लो ये पानी की सतह है और ये मच्छर का लार्वा है, और लार्वा में क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसे स्पाइरकल कहते हैं। जैसे हम पानी में एक ट्यूब लेकर चले जाएं और ट्यूब पानी के बाहर हो तो उसी से सांस लेते रहेंगे। अब केरोसिन का छिड़काव करते हैं तो केरोसिन ऊपर एक परत बना लेता है। अब केरोसिन परत बना लेता है तो ये सांस नहीं ले पाते और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो लिख लो, ये लार्वा में श्वसन क्रिया को बाधित करता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये लार्वा में श्वसन क्रिया को बाधित करता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। मच्छर के लार्वा को क्या कहा जाता है, रिगलर, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, ब्रैकेट में लिखना रिगलर लार्वा। मच्छर के लार्वा का नाम है रिगलर, रिगलर लार्वा। अगला उपाय क्या है भाई, लिखो अगरबत्ती, आता है ना वो छूमंतर, और क्या आता है, कंफर्ट, छूमंतर, और किस नाम से आता है, हाँ मॉर्टिन इत्यादि। तो लिख लो अगरबत्ती इत्यादि का, हाँ गुड नाइट।
अगरबत्ती इत्यादि का उपयोग, अगरबत्ती इत्यादि का उपयोग। फिर वो आता है क्रीम, ओडोमॉस, फास्ट कार्ड, एक वो आता है ठिश ठिश करता है, शायद रैकेट जैसा होता है ना। तो लिख लो कि क्रीम, वैद्युत उपकरण, क्रीम, वैद्युत उपकरण इत्यादि का उपयोग, रैकेट जिसे बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है। मच्छरदानी का उपयोग सबसे बेहतरीन जो है, हाँ, मच्छरदानी का उपयोग जो सबसे प्रभावशाली माध्यम है वो है मच्छरदानी। क्यों? क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, बाकी सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। दूसरा जो कम लाभदायक है लेकिन वो भी प्रभावशाली है, ताली। एक आध मच्छर हो तो उसके लिए क्या करोगे, बट ज्यादा हो तब मत बजाना, क्योंकि फिर नाना पाटेकर ने कहा है कि एक मच्छर आदमी को, है ना। तो एक आध हो तो ठीक है, एक आध के लिए फिर रैकेट ले लो, 4-5 हो तो रैकेट ले लो, बहुत हो तो मच्छरदानी लगा लो। लेकिन कोई भी रासायनिक रिपेलेंट जो होता है वो हानिकारक होता है, कोई भी हो, इनको छोड़ के। जैसे लेमन ग्रास ऑयल का अगर धुआं करोगे तो धुआं होगा, उसमें भी नीम का धुआं करोगे उसमें भी हानिकारक तो वो भी थोड़ा होगा ही, लेकिन जो सबसे प्रभावशाली और बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए। सोचो जैसे तुम लोग फास्ट कार्ड लगाते हो, 10 रुपये में आता है, ऐसे मोड़े, आग लगाए, हो गया, 1 मिनट में फुस, इतना धुआं निकलता है, मच्छर सब बेहोश हो जाते। सोचो कि कितना प्रभावशाली जहर उसमें होगा कि पूरे मच्छरों को 1 मिनट में बेहोश कर देता है, और तुम उसी को रात भर कर रहे हो। अगरबत्ती लगा लेते हो रात भर, देखोगे ना कभी वो आता है ना ऑल आउट या मॉर्टिन, उसके पीछे देखना एक ऐसा चिन्ह बना रहता है, एक काले रंग का, और लिखा रहता है पॉइजन। मतलब क्या है, अमृत है। तो जैसा प्रभाव वो मच्छर पे डालेगा वही प्रभाव तो हम पे भी पड़ेगा ना। मच्छर में तुरंत पड़ रहा है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग, रासायनिक मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग ना करिए, ठीक है। अगर मोमबत्ती के ऊपर इसको लगा सकते हो, एक कटोरी लेते हैं, नीचे मोमबत्ती लगाते हैं, ऊपर इसको डालते हैं, तो ये गर्म होने पर इसमें से इसका भाप निकलता है, तो उससे मच्छर भागते हैं। ये यूज कर सकते हो फिर भी, लेकिन धुआं नहीं। नीम के तेल को मत भाप देना, घर में रह नहीं पाओगे तुम, इतना बदबू करेगा। कभी सिर पे नीम का तेल लगाओ, लगाए कभी? आदिवासी तेल आता ना, आदिवासी तेल, आजकल मेला लगा है, मेले में जाओ, एक मुझको बेच रहा था, आदि भैया लगा लो बाल उग जाए, हमका वैसे ही जाता है, हमको कम करवाना पड़ता है। आदिवासी तेल आजकल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये बड़े बड़े बाल रख के, ऐसे दूर से देखो तो लगता ही नहीं कि पुरुष है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। जो आदिवासी तेल है ना, ये कुछ नहीं है, ये स्कैम है। असल में आप दुनिया में कहीं चले जाओ, भारत में ही जो ट्राइबल वर्ग हैं उनके जीन इतने स्ट्रांग हैं कि उनके बाल वैसे ही उगते हैं। वो तो जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनका खान पान दूषित हो गया है, हवा दूषित हो गई है, रहना दूषित हो गया है, तो उसकी वजह से उसका प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है। नहीं तो जो लोग सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो तेल की वजह से नहीं है, वो जीन की वजह से है, जीनोम की वजह से, ठीक है। बस यहाँ ख़त्म होता है मलेरिया। बस आज के लिए इतना काफ़ी है।
एक मच्छर काटने से